हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा एक बार फिर से आपका एग्जाम बडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक के जितने लेक्चर्स हुए 2 लेक्चर्स आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे। यहाँ पर राजू को समझ में नहीं आए शायद, मेरे ख्याल से एक कॉन्सेप्ट उन्होंने कमेंट में पूछा है कि अरावली कैसे आए, राजस्थान में अरावली कैसे आए। देखिए, एक चीज़ समझिएगा, जो अरावली है वो कैसे हैं, वलित पर्वत है। मैंने आप लोग से एक चीज़ और बोली कि मेरे जियोमॉर्फोलॉजी वाले लेक्चर्स भी देखना स्टार्ट कर दिए ताकि वहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप लोग पढ़ लें। खैर, यहाँ पर मैंने आप लोग को थोड़ा बहुत बताया था। एक चीज़ समझिएगा, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट एक डाउट पूछा है। देखिए, अरावली कहाँ पर आएंगे, अरावली वहीं पर बनेंगे या वलित पर्वत वहीं पर बनेंगे जहाँ पर 2 प्लेटें आपस में टकराएंगी। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो आज से कई वर्षों पहले प्री कैम्ब्रियन युग में, ठीक है, एक वलित पर्वत बना और वो वलित पर्वत क्या था, वो वलित पर्वत अरावली था। मतलब कि भारत में जो आज भारत आप देख रहे हैं, जो इस प्रकार से आप भारत देख रहे हैं आज, ये ऐसा भारत नहीं था वैसे वास्तव में तो, ठीक है ना, कुछ अलग किस्म का था। यहां पर प्लेट का किनारा था, यहां पर क्या था, प्लेट का किनारा था। आज भी ये प्लेट का किनारा एक्टिव हो गया है, हम लोग अभी आगे आने वाले चीज़ों में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन तब ये प्लेट का किनारा जो था, तब प्लेट आपस में एक दूसरे से टकरा रही थी और टकराने की वजह से अरावली बना था। अब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही, वो हम लोग देखेंगे। यहां पर प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही थी और तब राजस्थान बना। अब बताइए मुझे, आपको समझ में आया कि नहीं राजू? ठीक है, आपका डाउट था, मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन युग में बना था, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन युग में, मतलब कि बहुत पहले। तो हम लोग ने जियोफिजिक्स ऑफ इंडियन प्लेट पढ़ा। जियोफिजिक्स ऑफ इंडियन प्लेट इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। और जियोफिजिक्स ऑफ इंडियन प्लेट में हम लोगों ने पढ़ा क्या था, बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से, ठीक है, आपका जो जिसको बोलते हैं हम लोग पैंजिया टूटा, गोंडवाना लैंड बना, गोंडवाना लैंड से कैसे भारत की प्लेट टूट के अलग हुई। गोंडवाना लैंड में जब थी तो किस प्रकार की वहाँ पर गतिविधियाँ हुई थी, कौन कौन सी प्लेटें बनी थी, कौन कौन सी ज्वालामुखी की गतिविधियाँ हुई थी, भूकंप आए थे, उनके बारे में समझा। और फिर उसके बाद ये प्लेट उत्तर की तरफ आई, तिब्बत के पठार टकराई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं पैलियो टेक्टोनिक में, ठीक है। पैलियो मतलब होता है पुराना, बहुत पुराना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं पैलियो टेक्टोनिक्स में, ठीक है, ये पैलियो टेक्टोनिक्स में आएंगी। तो हम लोग ने जो उस दिन चीज़ पढ़ी, वो पैलियो टेक्टोनिक पे हम लोग ने पढ़ा, ठीक है ना। पैलियो टेक्टोनिक पे हम लोग ने चीज़ पढ़ी उस दिन। तो ये पैलियो टेक्टोनिक के बारे में हम लोग ने पूरी चीज़ पढ़ी। अब पैलियो टेक्टोनिक में एक चीज़ और बता दूं हमको, 4 क्रम, मतलब 4 बार वलित पर्वत बने हैं, ठीक है। पैलियो टेक्टोनिक में 4 बार वलित पर्वत बने हैं। एक बना है प्री कैम्ब्रियन युग में, एक बना है कब, प्री कैम्ब्रियन पीरियड में, जिसमें अरावली भी बना, जिसमें क्या बना आपका, अरावली बना, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन युग के बाद आपका जो है कैलिडोनियन, सीक्वेंस में बता रहा हूं, पहला बना प्री कैम्ब्रियन के बाद सेकंड आपके जो पर्वत बने वो कैलिडोनियन श्रेणी के हैं पर्वत। और ये प्री कैम्ब्रियन जो पर्वत है, ये केवल भारत में नहीं बने, ये पूरे विश्व में बने थे। पूरे जो आपकी पृथ्वी की पटल है, हर जगह पे अलग अलग जगह पे बने। उसमें से एक अरावली भी था जो भारत में था। इसी तरीके से कैलिडोनियन पर्वत ये हर जगह बने, यूरोप में भी बने आपके, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में भी बने। आज का जो यूरोप है और आज का जो नॉर्थ अमेरिका है, ये एक्चुअली जब दोनों साथ थे तब कैलिडोनियन की पर्वत बनी थी। इसके बाद बनी थी आपकी हर्सिनियन माउंटेन, हर्सिनियन पर्वत, ठीक है। और इसके बाद आपका अल्पाइन पर्वत श्रेणी जब बनी, तो उसी टाइम पे आपका क्या बना, टर्शरी पीरियड में हिमालय भी बना। तो अल्पाइन श्रेणी आपकी क्या, एल्प्स माउंटेन और ये सब। तो पूरे विश्व में चार बार आपके वलित पर्वत बने हैं। पूरे विश्व में आपके कितने बार वलित पर्वत बने हैं, 4 बार बने हैं, ठीक है। तो इनसे जो बनते हैं आपके वो फोल्ड माउंटेन्स बने, वलित पर्वत, या जिसको आप फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं, ठीक। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो सारी चीजें हुई आपकी, ये सारी चीजें जो हुई आपके हिमालय तक, ये पैलियो टेक्टोनिक की बात है, पैलियो टेक्टोनिक अल्पाइन रेंज तक। अल्पाइन रेंज के बाद अल्पाइन आपकी रेंजेस बन गई। अल्पाइन के बाद प्लीस्टोसीन और होलोसीन में जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही हैं, याद रखिएगा, प्लीस्टोसीन में और होलोसीन में जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं नियो टेक्टोनिक्स, जो आज का हमारा टॉपिक है, नियो टेक्टोनिक्स ऑफ इंडियन प्लेट। और हम लोग भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो केवल भारत से संबंधित हम लोग चीजें समझेंगे यहां पर, ठीक है।
नव विवर्तनिकी। हम लोग यहां पर भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, ये इंडियन प्लेट्स का पढ़ रहे हैं और किसी के नहीं पढ़ रहे, याद रखिएगा। भारतीय प्लेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब बताइए, सबको बात समझ में आ गई आपको? जितने थे आप लोग, जितनी चीज थी, पैलियो टेक्टोनिक्स हम लोग ने समझ लिया है। अब पैलियो टेक्टोनिक के बाद आएगा आपका क्या? नियो टेक्टोनिक्स आएगा बेटा, नव विवर्तनिकी आएगा। अब ये नव विवर्तनिकी में क्या क्या हुआ, क्या है और क्यों हुआ? देखिए, विवर्तनिक का मतलब है कि प्लेटों में हलचल। विवर्तनिक का मतलब, टेक्टोनिक का मतलब क्या है? प्लेटों में हलचल, प्लेटों में मूवमेंट। प्लेटों का जो मूवमेंट होता है उसी को हम टेक्टोनिक बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहां बोल रहे हैं नियो टेक्टोनिक्स, मतलब हिमालय बन चुके हैं। ठीक है, अभी भी हिमालय में लेकिन गतिविधि हो रही है। क्या आपको लगता है कि हिमालय की त्रीणी श्रेणी रहेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। हिमालय आने वाले समय में हिमालय में 4 श्रेणी होंगी और बाद में पता नहीं कितनी श्रेणी और भी बन सकती हैं, भविष्य में जानते नहीं। लेकिन चौथी श्रेणी जो है आपकी उठनी चालू हो गई है। शिवालिक के बाद जो दूसरी श्रेणी है वो उठनी चालू हो गई है। शायद इस चीज़ के बारे में आप लोग को नहीं मालूम होगा, हम लोग अभी बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब यहां पर आती है बात कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज जो हैं ये हो तो रही हैं, लेकिन कितने प्रकार में हो रही हैं? तो देखिए, टेक्टोनिक एक्टिविटीज जो भारत में हो रही हैं, ठीक है, अब बात समझिएगा आप। टेक्टोनिक एक्टिविटीज जो भारत में हो रही हैं वो 2 किस्म से हो रही हैं। एक हो रहा है इसमें लंबवत संचलन, वर्टिकल मूवमेंट, टेक्टोनिक प्लेट्स का वर्टिकल मूवमेंट। ठीक है, और एक हो रहा है आपका क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। क्षैतिज संचलन। 2 मूवमेंट के बारे में हमने बात कर ली, एक है आपका वर्टिकल मूवमेंट और दूसरा है आपका क्या? क्षैतिज संचलन। तो 2 संचलन के बारे में बात करी। अब आपको समझाता हूं मैं। देखिए, जैसे ये है प्लेट हमारी, ठीक है, ये मोबाइल है, वैसे तो ये प्लेट है, आप समझ लीजिए ऐसे। अब अगर प्लेट ऊपर ऐसे उठ रही है या नीचे धंस रही है तो ये क्या है? वर्टिकल मूवमेंट है। प्लेटों का ऊपर उठना या नीचे धंसना क्या है? वर्टिकल मूवमेंट है, जिसको हम बोलते हैं डाउन वॉर्पिंग या अपराइजिंग। उठना, उमज्जन या निमज्जन, उठना या नीचे गिरना, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल। और अगर यही प्लेट ये जो प्लेट है ये आपका इस प्रकार से चले, हॉरिजॉन्टली आपकी प्लेट ये मूव करती रहे, हॉरिजॉन्टली इस तरह मूव करे क्षैतिज दिशा में, तो उसको हम बोलेंगे क्षैतिज संचलन। तो भारत की प्लेट में आपको बता दूं कि ये न्यू टेक्टोनिक्स क्यों है, क्योंकि भारत में इस प्रकार से वर्टिकल मूवमेंट भी हो रहा है, मतलब भारत की प्लेट धंस भी रही है, उठ भी रही है, ठीक है, अलग अलग जगह पे, और भारत की प्लेट इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी हो रहा है। इस प्रकार से क्या हो रहा है? भारत की प्लेट मूव भी कर रही है। कहाँ कर रही, कैसे कर रही है, वो अभी हम लोग देखेंगे। समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो बताइए आप लोग जल्दी से। ठीक, अब देखिए, जब हम बात करते हैं वर्टिकल मूवमेंट की, तो वर्टिकल मूवमेंट जो हो रहा है, ये वर्टिकल मूवमेंट 2 किस्म से हो रहा है। एक तो हो रहा है क्या आपका, एक हो रहा है निमज्जन, इसको इंग्लिश में डाउनवर्ड मूवमेंट आप कह सकते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, नीचे की तरफ आपका मूवमेंट हो रहा है, और एक मूवमेंट हो रहा है आपका ऊपर की तरफ, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है आपका। एक मूवमेंट आपका क्या हो रहा है? चीजें आपकी ऊपर की ओर उठ रही हैं, ऊपर की ओर उठ रही हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर समझिएगा आप लोग, आपके मैं डाउट्स यहां पर लेकर चल रहा हूं। अब यहां पर आपको थोड़ी सी समझने वाली चीज है। भारत में भारतीय प्लेट पहले जो मूवमेंट कर रही थी वो नॉर्थ की तरफ मूवमेंट कर रही थी। ठीक है, आप लोग ऐसे समझ लीजिए। हम लोग थोड़ा सा पहले समझते हैं कि कैसे डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ प्लेट कैसे गिर रही है। भारत की प्लेट को इस तरफ समझ लो, भारत प्लेट आप इस तरह समझ लीजिए, ये भारत की प्लेट है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है ये समझिएगा चीज आपको। जो हमारा पूर्वी भाग है, ठीक है, जो हमारा पूर्वी भाग है, ये पूर्वी भाग ये नीचे की तरफ धंस रहा है, ये नीचे की तरफ क्या हो रहा है? धंस रहा है। अब इसके 2 कारण हैं नीचे धंसने के। इसके कारण कितने हैं? 2। जो हमारा, फिर से मैं बता रहा हूं, पूर्वी भारत है वो नीचे की तरफ धंस रहा है, उसके 2 कारण हैं। तो आप पूछेंगे सर कौन से 2 कारण हो सकते हैं? तो देखो, एक कारण तो सिंपल सा यार, अगर ऐसे आपकी प्लेट है, अगर आपकी ऐसी प्लेट है, अगर ये प्लेट ऊपर से उठ जाए, सोचो अगर पश्चिमी भाग ऊपर उठ जाए,
पश्चिमी भाग ऊपर उठ जाए तो ये भाग ऑटोमेटिकली हमको नीचे दिखेगा। अगर ये प्लेट इस प्रकार से ऊपर उठ जाए तो ये पूर्वी भाग क्या हो रहा है, नीचे चला जा रहा है, ये पार्ट ऊपर उठ जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एक कारण तो ये है, पहला एक कारण तो ये है कि पूर्वी भाग जो नीचे जा रहा है, पूर्वी भाग जो नीचे जा रहा है, ये आप लोग लिखते रहिएगा, पूर्वी भाग जो नीचे जा रहा है वो पश्चिमी भाग के ऊपर उठने के कारण हो रहा है। एक ये है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जितनी भी बड़ी नदियां हैं वो अपना अवसाद लाके इस बंगाल की खाड़ी में गिरा रही हैं, और खासकर इस वाले रीजन में बहुत सारी नदियां गिर रही हैं। ठीक है, गोदावरी, महानदी, ठीक, उसके बाद सबसे बड़ी नदी गंगा, फिर ब्रह्मपुत्र, ये सब अपना नदी जो है यहां पर आके क्या कर रही है, इकट्ठा कर रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सोचो, ऑब्वियस सी बात है, ये आपकी प्लेट है, ये प्लेट है, इसमें अगर आप सोचिए पूर्व की तरफ ऐसे आपके अवसाद इकट्ठा होते चले जाएंगे तो बताओ इसका भार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और बाहर बढ़ेगा, भार बढ़ेगा इस वाले पोर्शन का, तो ये वाला पोर्शन नीचे गिरेगा, ये वाला पोर्शन नीचे गिरेगा, धसेगा कि नहीं धसेगा? तो ये वाला पोर्शन जो है आपका नीचे धसने लगा। ठीक है, तो ये भारत में मूवमेंट हो रहा है, ये भारत में मूवमेंट हो रहा है कि भारत में जो ईस्टवर्ड साइड है वो आपका क्या हो रहा है, नीचे की तरफ धस रहा है। अब इसके कई सारे साक्ष्य भी हैं कि आप पूछेंगे सर ये आपको कैसे पता कि नीचे धस रहा है ना, एविडेंसेस क्या हैं इसके, राइट? तो हम लोग इसके एविडेंसेस को थोड़ा सा समझते हैं। जो ये वाला पोर्शन है, जो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है डाउनवर्ड मूवमेंट? वाई? तो हम लोग ने देख लिया क्यों हो रहा है ये भैया, तो हम लोग ने देख लिया इसके दो कारण हैं। क्या है, कितने कारण हैं? दो रीजंस हैं, दो कारण हैं। दो कारणों को हम लोग ने समझ लिया, दो कारणों को समझ लिया। पहला कारण क्या था? पहला कारण कि पश्चिमी भाग ऊपर उठ रहा है, भारत का पश्चिमी भाग ऊपर उठ रहा है। और आज आपको ये पश्चिमी भाग ऊपर उठ रहा है, ये हम लोग कैसे पता चल रहा है? हम लोग देखते हैं कि सी कोस्ट की जो गहराई है वो ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ये भाग ऊपर उठ रहा है। और दूसरा कारण है यहाँ पर अवसादों का इकट्ठा होना, बंगाल की खाड़ी में अवसादों का इकट्ठा होना, जिसकी वजह से दबाव पड़ रहा है। भाई किसी भी चीज़ में दबाव पड़ेगा तो नीचे धंसेगा। ठीक है ना? अब इसके साक्ष्य क्या है कि यहाँ पर ये जो वाला क्षेत्र है जो तुम्हारा, ये इस क्षेत्र में ये दब रहा है। ठीक है, इस क्षेत्र में दब रहा है। इसके क्या आपके साक्ष्य हैं, एविडेंसेस? इसके एविडेंसेस क्या हैं? ठीक है, इसके साक्ष्य क्या है? एविडेंसेस मतलब साक्ष्य क्या है कि ये धस रहा है। देखो इसका पहला साक्ष्य, इसका पहला साक्ष्य जो ये धसा वाला भाग है। ठीक है, पेड़ बताइए आपके कहां उगेंगे? पेड़ आपके उगेंगे जमीन के ऊपर। ठीक है, पेड़ आपके जमीन के ऊपर उगेंगे। लेकिन सुंदरी वृक्ष जो है, सुंदरी वृक्ष हालांकि पानी में हो रहा है, पानी में उग जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गहराई में नहीं उगते हैं। लेकिन सुंदरी वृक्ष के खड़े तनों का, ठीक है, जो सुंदरी वृक्ष है, सुंदरी वृक्ष सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी वृक्ष के खड़े तनों का, खड़े तनों का 150 मीटर समुद्र की गहराई में पाया जाना। मतलब समुद्र से, समुद्र तल से समुद्र की गहराई में 150 मीटर में मिल रही हैं सुंदरी वृक्ष। इसका मतलब क्या है? यह पार्ट कभी ऊपर हुआ करता था, लेकिन ये धीरे धीरे धसते धसते कहां चला गया? नीचे चला गया, और सुंदरी वृक्ष आपका नीचे चली गई। पहला साक्ष्य ये है। समझ में आ रही बात? मतलब सोचो यहां पर आपके पेड़ उगे होंगे, अब ये पेड़ आपका क्या हुआ, ये वाला पोर्शन आपका धसने लगा, और ये धसने लगा तो ये वाला पोर्शन आपका क्या है, पेड़ आपके इस प्रकार खड़े हो गए। पहले पेड़ अच्छे थे, लेकिन ये धसने लगे तो नीचे चले गए। ठीक है, तो एक पहला साक्ष्य आपका क्या है कि ये जो आपका पोर्शन देख रहे हो तुम, ठीक है, खासकर ये बंगाल की खाड़ी वाला जो आपका सुंदरबन डेल्टा वाला रीजन है, ठीक, मालदा गैप वाला रीजन है, वो वाला रीजन। दूसरा, अभी मैंने नाम लिया आपका मालदा गैप। ये मालदा गैप कहां पर है? ये मालदा गैप कहां पर है? तो आप बोलेंगे मालदा गैप सर जो है ये राजमहल पहाड़ियां, राजमहल हिल्स, राजमहल पहाड़ियां, राजमहल हिल्स और मेघालय पठार, मेघालय पठार, पठार के बीच में है। ये कहां पर है? मालदा गैप जो है सबसे पहली चीज कहां पर है?
राजमहल हिल्स और मेघालय पठार के बीच में ये है। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा आप, इस प्रकार से एक चीज समझिएगा, आपको मैं दिखाता हूं एक चीज। ठीक है, कि इसका साक्ष्य क्या है। अब मालदा गैप जो है, मालदा गैप के बगल में अगर आप देखेंगे, मालदा गैप के बगल में आप देखेंगे तो राजमहल पहाड़ी है जो कि उठी हुई है, जो कि छोटा नागपुर पठार का एक्सटेंशन है। ठीक है, और मेघालय, छोटा नागपुर पठार का एक्सटेंशन किधर है, इधर झारखंड वाली साइड में। ठीक है ना, झारखंड वाली साइड में। और मेघालय पठार तो आप जानते हैं मेघालय किस तरफ है। बीच में आप देखते हैं पठार नहीं है। पहले यहां पर पठार हुआ करता था, पहले यहां पर क्या था, पहले यहां पर पठार हुआ करता था। अब वो पठार यहां पर नहीं है, पहले यहां पर पठार हुआ करता था, वो पठार नहीं है। और अब क्या है, यहां पर दो चोटी आपको दिख रही है, एक इधर मेघालय की चोटी और एक राजमहल की चोटी। मालदा गैप के साथ क्या हुआ, देखिए इस प्रकार से, अगर ये पेपर है, ये पेपर है, ठीक है, अगर इसमें इस पेपर को मैं, इस पेपर को आप मान लीजिए भूमि होगी, इस पेपर पे अगर मैंने बीच में भार रख दिया है, तो आप क्या देख सकते हैं यहां पर कि ये दो साइड जो है इसके ऊपर उठ गए, इधर वाला साइड भी, इधर वाला साइड भी ऊपर उठ गया। ठीक है, और बीच में क्या हो गया, बीच में भार पड़ा, और ये वाला पार्ट क्या हुआ, धसा है। जब कोई चीज धसती है, जब कोई चीज धसती है तो इसके साइड वाले पार्ट क्या होते हैं, उठे खड़े रहते हैं। बीच में चीज धसी, ठीक है, बीच में ये पहले ऐसे था, बीच में चीज धसी और ये वाला पोर्शन क्या हुआ, ऊपर की तरफ उठ गया। तो यहां पर जो आपको ऊपर की तरफ ये उठा हुआ है, जो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये उठा वाला भाग जो है, एक तरफ है मेघालय, ठीक है, और एक तरफ क्या है, एक तरफ है राजमहल हिल्स, और बीच में आपका क्या है, बीच में धसा हुआ भाग है आपका मालदा गैप का, मालदा गैप। लेकिन क्या ये आज भी धसा है, या आपको क्या आज धसा नजर आ रहा है, नहीं, इसके ऊपर निक्षेप हो गया है, इसके ऊपर नदियों ने, ठीक है, गंगा की नदी ने, ब्रह्मपुत्र की नदी ने इसको क्या करा है, अपने निक्षेपों से, अपने डिपोजिशन से, सेडिमेंट से इसको पूरा भर दिया है। और ये यहां पर आजकल यहां पर एल्यूवियल सॉइल मिलता है, जलोढ़ मृदा मिलती है। और जलोढ़ मृदा कहां मिलेगी आपको, ऊपर की तरफ मिलेगी। जलोढ़ मृदा आपको कहां मिलेगी, जलोढ़ मृदा आपको इसके ऊपरी परत में मिलेगी, ऊपरी परत में, ठीक है, जो कि किसके लिए बहुत अच्छी है, वेजिटेशंस के लिए बहुत अच्छी होती है, खासकर चावल की खेती के लिए। जलोढ़ मृदा जो होती है चावल की खेती के लिए प्लेन्स में बहुत अच्छी होती है। इसीलिए वेस्ट बंगाल में आप देखते हैं कि चावल की खेती हमेशा होती रहती है, ठीक है ना, वो चावल आपको वहां पर 12 महीने मिलेगा, राइट। अब ये चीज समझिएगा कि यहां पर ऊपरी जो आपको मालदा गैप में ऊपरी आपको सॉइल मिल रही है, वो कौन सी है, एल्यूवियल सॉइल है। कौन सी सॉइल मिल रही है आपको, जलोढ़ मृदा जिसको बोलते हैं, जलोढ़ मृदा, ठीक है, जलोढ़ मृदा तो आपको मिल रही है, सही है। जलोढ़ मृदा से हम पता नहीं कर सकते कि ये पाक कभी नीचे धसा होगा, ऐसा हम नहीं मान सकते, क्योंकि गंगा के मैदान में भी जलोढ़ मृदा है। यहां पर इसके नीचे वाला जो भाग है, इसके नीचे वाला जो भाग है, इसमें आपको सॉइल मिलती है लैटराइट सॉइल। कौन सी सॉइल मिल रही है, लैटराइट मृदा मिल रही है, लैटराइट मृदा। ये लैटराइट मृदा बेसिकली आप कहां मिलती है, लैटराइट मृदा आपको पश्चिमी घाट, जो कि ऊंची, पश्चिमी घाट की ऊंची चोटियां हैं, वहां पर आपको लैटराइट सॉइल मिलती है, ठीक है, और वहां से बह के नीचे भी आती है, तटीय क्षेत्रों में भी आपको लैटराइट सॉइल मिलती है। इसीलिए आप लोग जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वहां पर आपको लैटराइट सॉइल मिलेगी, असम में आपको लैटराइट सॉइल मिलेगी, ठीक है, असम में लैटराइट सॉइल मिलेगी आपको। इसके अलावा विंध्य के रीजन में भी आपको लैटराइट सॉइल मिलेगी। लैटराइट सॉइल होती क्या है, लैटराइट मृदा होती क्या है, ये आपको मैं थोड़ा बहुत बता चुका हूं। वो मृदा जिसमें केवल और केवल आयरन बचा रहता है, बाकी खनिज क्या होते हैं, बह के निकल जाते हैं। और जब आयरन बचा रहता है, लोहा बचा रहता है, जिसको आयरन बोलते हैं, जब ऑब्वियस सी बात है वो ऑक्सीजन के साथ, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, जो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन है, उसके साथ रिएक्ट करेगी, तो क्या होगी, वो वहां पर जंग का निर्माण करेगी, फेरस ऑक्साइड बना लेगी, ठीक है। और ये फेरस ऑक्साइड का जंग का कलर कैसा होता है, लाल भूरा कलर का होता है, ठीक है। और ये लाल भूरे कलर की जो आपकी चट्टान होती है, उसके ऊपर ये लाल भूरे कलर की मृदा बन जाती है और बाद में झड़ के नीचे कोस्टल प्लेन्स में चली जाती है। अब यहां पर अगर लैटराइट सॉइल इसके नीचे मिल रहा है, इसका मतलब ये भाग कभी ऊपर होगा, उठा होगा, ठीक है, वर्षा का पानी इस पर पड़ता होगा, और यहां लैटराइट सॉइल आपकी मिलती है, वर्षा का पानी पड़ता होगा, और यहां पर आपका आयरन, यहां पर आयरन की मात्रा अधिक हो रहती होगी, और यहां पर वो ऑक्सीजन साथ रिएक्ट करके जंक बनाती होगी, और उसी से आपकी मृदा बनती होगी लैटराइट सॉइल। ये लैटराइट सॉइल फिलहाल आपको कहां मिलती है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में मिलती है। पश्चिमी घाट के जो तटीय मैदान है, पश्चिमी घाट के पश्चिम में जो पश्चिमी तटीय मैदान है, जिसको बोलते हैं हम, पश्चिमी तटीय मैदान में आपको सबसे ज्यादा मिलती है, ठीक है। यहां पर मिलना एक और साक्ष्य है, एक और साक्ष्य है कि कभी यह भाग ऊपर रहा होगा, और जलोढ़ मृदा इसमें बाद में आई होगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बताइए आप लोग, इतनी बात सबको समझ में आई? जल्दी से बताइए।
चलिए अब आपको एक चीज और दिखाता हूं, तीसरा साक्ष्य। तीसरा साक्ष्य, कोसी जो नदी है, कोसी नदी अपना चैनल बदल रही है। ठीक है, अपना चैनल बदल रही है कोसी नदी। और आप देखिए, अब हम जो मालदा गैप में हमने चीज पढ़ी उसको थोड़ा समझते हैं। यहां पर देखिए, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा अलग एक कलर से भी कर देता हूं हाईलाइट। ये आप देख सकते हैं, ये रीजन है। इसमें स्पेशली ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र ज्यादा नीचे धस रहा है। ये वाला क्षेत्र क्या है आपका, ज्यादा नीचे की ओर धस रहा है। ठीक है, और इधर आपकी क्या है, मेघालय की पहाड़ियां हैं, प्लस आपकी नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां हैं, नॉर्थ ईस्ट हिमालय की, और इधर आप देखेंगे तो छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियां। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर कोसी नदी जो है वो, देखिए नदी किधर जाएगी, गड्ढे में गिरेगी। नदी के बहाव किधर होगा, जिधर गड्ढा की तरफ होगा। यहां पर ये गड्ढा एक और कारण से बना हुआ है, कोसी नदी एक और कारण, यहां पर एक और गड्ढे बनने का एक और कारण यह है कि यहां पर है माउंट एवरेस्ट। यहां पे क्या है, माउंट एवरेस्ट से लेके 90 ईस्ट रिज तक और जो ईस्टर्न हिमालयाज हैं, यहां से क्या बनती है, ये एक और टेक्टोनिक प्लेट आपकी बनती है। ठीक है, यहां पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही हैं, जिसकी वजह से यहां पर क्या हुआ है, यहां पे गड्ढा बना है, और इस गड्ढे से आपकी कोसी नदी जो है वो कोसी नदी बह के जा रही है। ठीक, तीसरी चीज कि अंडमान निकोबार समूह जो है, ठीक है, अंडमान निकोबार समूह, यहां पर ये वाला पोर्शन नीचे धस रहा है, ये वाला पोर्शन नीचे धस रहा है। तो यहां पर अंडमान निकोबार पे आपको एक चीज बता दूं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही हैं। ठीक है, यहां पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही हैं। ये आप अगर देखेंगे तो ये है 90 ईस्ट रिज, ये है 90 ईस्ट रिज जो हम लोग ने देखा था उस दिन। ठीक है, और ये वाली क्या है, ये वाली हमारी है अराकान योमा। ये अराकान योमा है, अराकान योमा पहाड़ी सारे से आ रही है, अराकान योमा नियो टेक्टोनिक्स, इसको लिखो नियो टेक्टोनिक्स प्लेट्स। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि कैसे नीचे की तरफ चीजें जा रही हैं, लेकिन हमें एक चीज और यहां पर गौर करनी है, डाउन वार्पिंग में जो आपका नीचे जा रहा है, इसमें एक चीज और गौर करनी है कि यहां पर इसमें जो पार्ट नीचे धस रहा है, उसकी वजह से क्रैक डेवलप हो रहे हैं, उसकी वजह से साइड में क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं। और ये क्रैक्स के साक्ष्य कौन से हैं, ये क्रैक्स के साक्ष्य हैं आपके माउंट एवरेस्ट से। यहां पे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट से लेके, ठीक है, ये बिहार होते हुए आपका, और इस जो आप देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी में, ये होते हुए 90 रिज तक एक आपका क्या बन गया है, एक आपकी रेखा इस प्रकार से बन गई है, दरार बन गई है जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, और उस दरार में कोसी नदी जो है अपना पानी अपना शिफ्ट कर रही है, चैनल उस दरार की तरफ खिसक रही है कोसी नदी, क्योंकि दरार बन गई है, ढलान उस तरफ आ गई है, तो उस तरफ क्या हो रही है चीजें, कोसी नदी अपना चैनल शिफ्ट कर रही है। कोसी नदी एक तो चैनल शिफ्ट करती है, अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेके आती है, इसलिए शिफ्ट करती है, अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लेके आती है, वो इकट्ठा करती है, तो अपना रास्ता बदल लेती है। वो जैसे मैंने कल आपको बताया था मैंने कि कोई भी नदी होती है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ, कोई भी नदी होती है वो अपने साथ अगर बहुत अवसाद लेके आती है, बहुत सारा अवसाद लेके आती है, तो वो अवसाद इकट्ठा कर देती है और उसको बहा नहीं पाती है मैदानी क्षेत्र में, तो अपना नदी रास्ता बदल लेती है। एक तो ये होता है रास्ता बदलना। दूसरा, ये रास्ता इसलिए बदल रही है क्योंकि माउंट एवरेस्ट से लेकर 90 ईस्ट तक एक यहां पर दरार डेवलप हो गई है, क्रैक डेवलप हो गया, तो ये क्रैक के सहारे बहना स्टार्ट कर रही है। ठीक है, तो ये साक्ष्य है कि यहां पर चीजें कोई नीचे धस नहीं, चीज जब कोई चीज नीचे धसेगी तो ऊपर उठेगा एक पोर्शन, और जब ऊपर उठेगा एक पोर्शन तो वहां दरार बनेगी और इसी दरारी क्षेत्र में नदी बहना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ये आपका था क्या, डाउन, ये हमने पढ़ा कि कैसे आपकी चीजें नीचे की तरफ जा रही हैं, ये इसका साक्ष्य हमने पढ़ा। ठीक है, ये हमने इसका साक्ष्य पढ़ा कि कैसे नीचे की तरफ आपकी मूवमेंट हो रहा है। बताओ इतनी बात समझ में आ रही सब लोग को, जितने लोग भी हो इतनी बात समझ में आ रही है। मालदा गैप से कैसे पता चलता है कि धस रहा है? अरे भाई, मालदा गैप से कैसे पता चलता है? मालदा गैप बताया तो मैंने आपको कि कैसे पता चल रहा मालदा गैप से। मालदा गैप जो है, मालदा गैप पहले मालदा गैप उठा हुआ था, वहां लैटराइट सॉइल थी जो आज आपको छोटा नागपुर प्लेटू और मेघालय में भी मिलती हैं। ठीक है, अब
वहां पर जलोढ़ मृदा मिल रही है, लेकिन उसके नीचे की जो परत है, एल्यूवियल सॉइल के नीचे की जो परत है, वहां पर क्या है, वहां पर आपकी एक परत बनी हुई है लैटराइट सॉइल की। किसकी? लैटराइट सॉइल की। मतलब कि वो पोर्शन कभी राजमहल हिल्स और मेघालय के बराबर में हुआ करता था, नीचे नहीं हुआ करता था। समझ में आ रही है आपके बात राजू? ठीक है, चलिए। दीपक कुमार, बिल्कुल हो सकता है 6 मंथ्स में जियो मेंस कंप्लीट, एकदम आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने समझ ली, ये चीज समझ ली, सबको इतनी बात क्लियर हो गई, आई होप। कोई डाउट है तो जल्दी बता दीजिएगा। अब है हमारा क्या, अब है हमारा कि वेस्टर्न पार्ट हमारा कैसे हिल रहा है। देखिए, अब हम लोग ये अपवर्ड मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, अपवर्ड मूवमेंट के बारे में। देखिए, दो चीजों से इसके साक्ष्य पता चलते हैं कि ये कैसे ऊपर उठ रहा है। दो चीजों से साक्ष्य पता चलते हैं कैसे उठ रहा है। पहला साक्ष्य तो आप जानते हैं, हम लोगों ने समझा था पैलियो टेक्टोनिक थ्योरी में, जब ये तिब्बत से टकराया, तिब्बत से टकराने की वजह से क्या हुआ, इसमें प्रेशर पड़ा और दरार पड़ी। ठीक है, इसमें एक साक्ष्य आपको, जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है वो ऊपर उठ कैसे रहा है, वेस्टर्न पार्ट हमारा ऊपर उठ कैसे रहा है। तो देखिए, ये जो आपका रीजन देख रहे हैं, ये रीजन, ठीक है, ये आप रीजन देखिए, ये लाइन जो जा रही है, ये लाइन जो जा रही है आपकी सीधी, ठीक है, ये बेसिकली जो लाइन है, ये बेसिकली जो लाइन है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, इस लाइन को हम बोलते हैं DHH रिज, DHH रिज। दोस्तों, ये वही रेखा है, ये वही रेखा है जिसपे पहले अरावली बनी थी। ये वही रेखा है जिसपे क्या बना था, अरावली बना था पहले, कभी प्री कैम्ब्रियन युग में। वो आज फिर से एक्टिव हो गया, लेकिन अरावली के टाइम पे ये प्लेट मार्जिन थी, मतलब प्लेट की दरार थी। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, जो जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, मेरे लेक्चर्स प्लेट टेक्टोनिक के पढ़ रखे, उनको मालूम होगा कि प्लेटों के किनारे ही वलित पर्वत बनते हैं। ठीक है, तो ये कभी यहां वलित पर्वत बना तो ये प्लेट का किनारा रहा होगा, और कंस्ट्रक्टिव मार्जिन जिसमें रिज बनते हैं, जब चीजें एक दूसरे से दूर जाती हैं, तब भी वो प्लेट के किनारों के बीच में ही होती है गतिविधि। ये भी चीज आप जानते हैं, प्लेट के किनारों के बीच में ही होती है गतिविधि। तो अब पहले यहां पर जो था, अभी सारी प्लेट किनारे थे, आपस में प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकरा रही थी, अब प्लेटें क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और इसीलिए यहां पर क्या बन रहा है, दिल्ली हरिद्वार हर्षिल रिज। तो इस पे नाम जियोलॉजिस्ट ने दिया है, ये जियोलॉजिस्ट ने इसको नाम दिया है दिल्ली हरिद्वार हर्षिल रिज। तो दिल्ली हरिद्वार हर्षिल रिज से हमको क्या पता चल रहा है कि यहां पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज काम कर रही हैं। टेक्टोनिक एक्टिविटीज क्या हो रही, काम कर रही हैं। अब एक चीज समझिएगा, आपकी जो रिजेस हैं वो पहले कैसे बनती है, पहले आपकी इस प्रकार से प्लेट होती है, पहले आपकी इस प्रकार से प्लेट होती है। ठीक है, मैग्मा जो है वो नीचे से आता है, मैग्मा कोर से आता है। ये आपकी क्या है, 100 किलोमीटर की प्लेट है, जो मैं आपको बता चुका हूं। कितने किलोमीटर की प्लेट होती है, 100 किलोमीटर की प्लेट होती है, लगभग 100 किलोमीटर की प्लेट है। ये मैग्मा जो है ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, इस प्रकार से ऊपर की तरफ उठ रहा है मैग्मा। जब मैग्मा बेटा ऊपर की तरफ उठता है तो यहां ये क्या करेगा, धक्का लगाएगा, यहां पे क्या करे, पुश करेगा, और पुश करने का नतीजा क्या होगा, पुश करने का नतीजा होगा कि ये प्लेट इस प्रकार से पहले ऊपर उठेंगी, इस प्रकार से क्या होंगी, पहले ये प्लेट ऊपर उठेंगी। भाई धक्का लगेगा तो क्या होगा, प्लेटों में फोल्ड पड़ेगा, उठेंगी ऊपर प्लेट। ठीक है, इस प्रकार से ऊपर उठेंगी। लेकिन क्योंकि ये रबड़ तो है नहीं, क्योंकि ये रबड़ तो है नहीं, तो एक लेवल तक ही ये गोल ऐसे घूमेंगी, ऊपर उठेंगी, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इनमें चौड़ी दरार पड़ेगी, और ये दरार की वजह से टूट जाएंगी, और टूट के इस प्रकार से इनका शेप हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये शेप हो जाएगा, और यहां पर ये इस तरीके से कटक बनाना चालू कर देंगे, रिज, जिसको बोलते हैं हम रिज। और ये रिज कब बनेंगे, ये रिज बनेंगे आपके समुद्र के नीचे। ठीक है, इस रिज बनेंगे समुद्र के नीचे। इसका मतलब अभी यहां पर तो रिज नहीं बन रहा है, बनना स्टार्ट हो गया, नाम दे दिया हमने, मतलब कभी ना कभी यहां पर समुद्र का पानी आ जाएगा, ये इंडियन ओशन का पानी इसके सहारे आके भर जाएगा, और ये रिज जो है ये पानी में हो जाएगा, पानी में चला जाएगा। लेकिन अगर ध्यान से एक चीज देखी हो, ध्यान से अगर आपने एक चीज देखी हो, तो जब ये वाला पोर्शन उठा, जब इसमें रिज बन रहा है, तो इसकी ढलान आप देखिए किधर जा रही है। जब ये पोर्शन उठा तो इसकी ढलान क्या जा रही है, यहां से ऐसे उठा, ढलान इसकी इस तरफ जा रही है, जा रही कि नहीं जा रही है, ये वेस्ट का पोर्शन ऊपर उठा और नीचे की तरफ ढलान जा रही है। ठीक है, मतलब ये राजस्थान वाला पोर्शन ऊपर उठ रहा है और नीचे की तरफ ढलान जा रही है। तो एक तो दिल्ली हरिद्वार रिज हमको बताता है कि हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है वो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है?
ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूं। देखिए रिज में मैग्मा जब प्लेट के नीचे, मतलब ये जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के नीचे मैग्मा नीचे से आ रहा है, धक्का लगा रहा है, ठीक है, और धक्का लगाने की वजह से क्या हो रहा है, अरावली हिल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ उठ रही हैं। अरावली हिल्स अभी उनकी हाइट क्या हो रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है, बढ़ रही है। एक समय तक थोड़ा बढ़ेगी, उसके बाद इसमें दरार पड़ जाएगी, इस प्रकार से दरार पड़ेगी और ये टूट जाएंगी और ये फिर फैलने लगेंगी, फिर ये फैलने लगेंगी। लेकिन अभी फिलहाल जब ये उठ रही हैं तो इसकी ढलान किस तरफ है, ढलान हमारी यहां से ऊपर उठ रही है, तो ढलान किस तरफ है, पूर्व की तरफ ढलान है। तो पश्चिम का भाग ऊपर उठ रहा है, इधर ढलान आपकी बन रही है, ठीक है। तो दिल्ली हरिद्वार हर्षिल रिज एक पहला साक्ष्य है कि हमारा पश्चिमी भाग ऊपर की तरफ उठ रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, अगर आ रही है तो कमेंट करके आप बताइए मुझे जल्दी से। सर रिज पानी में ही बनती है, बिल्कुल सही, रिज पानी में बनती है। और ये रिज जो है बनती जब स्टार्टिंग होती है ना रिज की, जब रिज की स्टार्टिंग होती है तो वो भूमि पे होती है, किसी लैंड में होती है। जैसे गोंडवाना लैंड और आपका अंगारा लैंड टूटा था, तो पहले पैंजिया का हिस्सा था ना, उसके नीचे पहले धक्का लगा होगा, मैग्मा ने ऐसे धक्का लगाया होगा, ये पूरा पैंजिया होगा, उसके बाद धक्का लगा होगा, इसमें दरार पड़ी होगी, और दरार पड़ने के बाद यहां पर क्या होगा, ये पार्ट टूटा होगा, ये पार्ट टूटा होगा। जैसे ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन अभी ऊपर उठेगा, अरावली वाला पोर्शन, फिर ये क्या होगा, ये टूटेगा और टूट के ऐसे फैल जाएगा, टूट के एक पोर्शन इधर जाएगा, एक पोर्शन इस तरफ जाएगा और एक पोर्शन इस तरफ जाएगा। और जब ये पोर्शन ऐसे फैलेगा तो यहां का जो अरब का पानी है ये इसमें धीरे धीरे करके क्या होगा, धीरे धीरे करके भरता चला जाएगा और ये फैलता चला जाएगा और यहां पर समुद्र बनना चालू हो जाएगा इस रेखा में। यह अखोटसक सी तक जाता है, रशिया तक, और विभाजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। और तब हम लोग इसमें बोलेंगे इंडो चाइना प्लेट बन गई, तब इंडो चाइना प्लेट एक बन जाएगी। नहीं, अलग अलग कहानी आएंगी तब, है ना। भविष्य में ये जो पोर्शन है ये आपका दूर दूर चला जाएगा। समझ में आ रही बात, इतनी आ गई तो बताइए सब लोग। ज्वालामुखी बिल्कुल निकलेगा, ज्वालामुखी निकलेगा, ठीक है, ज्वालामुखी निकलेगा। लेकिन वो ज्वालामुखी जो होता है ना वो समुद्र के नीचे होता है। और जब ज्वालामुखी विस्फोटक कब होता है, जब उसको निकलने की जगह ना मिल रही हो। जब आपको निकलने की जगह नहीं मिल रही होगी तो आप धक्का लगा घुसते हैं, ठीक है। जब धक्का लगा घुसते हैं तो फोर्स से निकलते हैं, राइट। तो यहां पर अगर और सोचिए आपको गेट खुला हुआ है, रास्ता मिला हुआ है, तो आप आराम से एंटर चले आएंगे। तो अगर इस प्रकार से चीजें खींचेंगी, जब दूर जाएंगी चीजें, तो आराम से मैग्मा निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। चीजें जब दूर जा रही हैं तो मैग्मा ऊपर आराम से निकल आएगा। तो ज्वालामुखी विस्फोटक नहीं होगा, ठीक है, आराम से फैल जाएगा। लेकिन वहां पर ठंडा पानी होगा, इसलिए ठंडे पानी के कारण वो ठंडा होके जम जाएगा तुरंत और ऐसे नुकीली छोटी छोटी पहाड़ियां बना लेगा, उसको कटक बोलते हैं। इसीलिए मैंने कहा मेरे जो जियोमॉर्फोलॉजी के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, मेरे प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं, आप चैनल पे जाइए, प्लेट टेक्टोनिक समझा रखा, उसमें मैंने सारी चीजें बता रखी हैं, तो आपको ये डाउट नहीं होगा। उसको जरूर देखिएगा इसके साथ साथ, ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। खैर, तो ये हो गया पहला कारण, ये आपका पहला कारण हो गया। ये तो आपका जो हमने देखा ये पहला कारण है, पहला साक्ष्य, सॉरी नॉट कारण, पहला साक्ष्य है कि हमारा पश्चिमी भाग ऊपर उठ रहा है। दूसरा, आपने बताइए जल्दी से कमेंट करके, देवबंद नामक जगह सुनी है? देवबंद, जल्दी से कमेंट करके बताइए देवबंद, क्या आपने जगह सुनी है? कहां पर है देवबंद, बताइए मुझे जल्दी से। आप अगर देखेंगे तो देवबंद आपको कहां नजर आएगा? देवबंद है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, जो कि हरिद्वार से काफी पास है, ठीक है। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिमी भाग है उत्तर प्रदेश का, वहां पर देवबंद है, ठीक है। ये देवबंद जो है इसमें क्या हो रहा है, अपलिफ्टमेंट होना स्टार्ट हो गया है, ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, ये ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो पश्चिमी भाग जो है वो, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला भाग है वो ऊपर उठने लगा है। अब अच्छा, ऊपर क्यों उठ रहा है? क्या वो दिल्ली हर्षल रिज की वजह से ऊपर उठ रहा है? तो आंसर इज नो। तो आप पूछेंगे सर फिर क्यों ऊपर उठ रहा है, ठीक है। अब ये बड़ा ही देवबंद वाला जो क्षेत्र है, ये देवबंद वाला क्षेत्र शिवालिक के पास है, शिवालिक के दक्षिण में पड़ता है, ठीक है। आपका ऋषिकेश हरिद्वार, उसके बाद सहारनपुर पड़ता है, तो ये शिवालिक वाली रेंज में आपका पड़ता है। तो देवबंद में ये हम लोग ने ऑब्जर्व करा कि देवबंद वाला पोर्शन जो है ऊपर उठ रहा है। अब इसका ऊपर उठने का कारण क्या है? देखिए यहां पर है ये वाला आप जो देख रहे हैं बेल्ट, ये बेल्ट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिमालयन नियोटेक्टोनिक प्लेट या नियोटेक्टोनिक। मतलब हिमालय में भी क्या हो रही है, गतिविधि हो रही। क्या गतिविधि हो रही है भाई? पहले चरण में बना क्या, काराकोरम धंसने की वजह से, फिर लाखों सालों बाद
फिर से जब ये प्लेट धसी, वहां पर भूसन्नति इकट्ठा हुई, भूसन्नति मतलब वहां पर अवसाद इकट्ठा हुए, उसकी वजह से बना क्या, टेथिस भूसन्नति की वजह से बना ग्रेटर हिमालय। फिर बचा हुआ जो भूसन्नति था टेथिस का, उससे बना मध्य हिमालय। फिर बना क्या, आखिरी में शिवालिक। अब जो हमारा मैदान बन गया है उत्तर भारत का मैदान, ये उत्तर भारत का मैदान भी तो ऊपर उठेगा और हिमालय की चौथी श्रेणी बनेगी, राइट। तो हिमालय के मूवमेंट के कारण ये जो पोर्शन आप देख रहे हो यहां पर, ये उत्तर प्रदेश का ये वाला पोर्शन, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ उठ रहा है, सहारनपुर देवबंद वाला रीजन। और ये क्यों ऊपर उठ रहा है, क्योंकि हिमालय की प्लेट हमारी अंदर जा रही है और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा जियोलॉजिस्ट ने बताया है कि यहीं ये पोर्शन जो है, यहीं से आपका चौथी श्रेणी जिसको हम बोलते हैं हिमालय की, वो चालू हो जाएगी। और शिवालिक के बाद ये जो मैदानी क्षेत्र है ये ऊपर उठ जाएगा। शिवालिक की हाइट और बढ़ेगी, मध्य हिमालय की हाइट और बढ़ेगी, वृहद हिमालय की और ऊपर हाइट हो जाएगी और नई श्रेणी आपकी धीरे धीरे उत्पन्न होगी। वो है आपकी कौन सी, चौथी श्रेणी हिमालय की, जो देवबंद, जहां से हमें एग्जाम्पल मिल रहा है। लेकिन ये पार्ट कौन सा ऊपर उठ रहा है, ये पार्ट ऊपर उठ रहा है वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट ऊपर उठ रहा है। और अगर वेस्टर्न पार्ट ऊपर उठेगा तो इसका ढलान किस तरफ जा रही है, बंगाल की तरफ जा रही है। तो ये दो जो आप, ये मैंने आपको दो साक्ष्य बताए, ये बता रहा है कि हमारा पश्चिमी भारत जो है वो ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो ऐसे आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, वर्टिकल मूवमेंट और आपका वर्टिकल मूवमेंट में भी डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट, नीचे कैसे धस रही है प्लेट और कैसे ऊपर उठ रही है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो वाई लिख के कमेंट करके प्लीज आप बताइए मुझे जल्दी से। राजू कुमार, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? देखिए, थार के बारे में हम लोग समझेंगे, थार के बारे में आने वाले लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि कैसे पर्मो कार्बोनिफेरस एरा में कैसे थार डेजर्ट का निर्माण हुआ। थार डेजर्ट पहले पानी के नीचे था, कैसे ऊपर आया, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। पेशेंस रखिए थोड़ा सा आप लोग, ठीक है। क्लियर है बात इतनी? अब हम लोग देखिए, अगर आपको ये क्लियर है तो अब हम लोग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया कि ऊपर उठ रहा है, नीचे धस रहा है। अब हमें यह भी समझना है कि इस हॉरिजॉन्टली मूवमेंट हो रहा है। अब हॉरिजॉन्टली मूवमेंट कहां हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट किधर हो रहा है? तो ये मैं बता दूं आपको, जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है ये नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट हो रहा है। ये मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था। उत्तर पूर्व की दिशा में भारत की जो प्लेट है, उत्तर पूर्व की दिशा में भारत की प्लेट खिसक रही है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। अब इसके क्या साक्ष्य हैं, इसके क्या एविडेंसेस हैं, ठीक है, इसके क्या एविडेंसेस हैं? तो देखिए, एक एविडेंस, पहला एविडेंस तो हमारा इसमें भी आप देखेंगे तो दिल्ली हरिद्वार हर्षल रिज है। दिल्ली हरिद्वार हर्षल रिज, आप बोलेंगे दिल्ली हरिद्वार हर्षल रिज सर कैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है? क्योंकि आप देखा आपने यहां पे, भाई बताओ, प्लेट जब इधर से, प्लेट का मूवमेंट कैसे हो रहा है? प्लेट का मूवमेंट इस प्रकार हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रही प्लेटें, ठीक है ना। तो दिल्ली हर्षल रिज से दूर जाने पे प्लेटें किधर मूव कर रही हैं? आपकी इधर मूव कर रही है, इस साइड। और आप जानते हैं नॉर्थवर्ड मूवमेंट आपका बंद हो गया है पामीर पठार की वजह से। तो नॉर्थवर्ड प्लेटें हमारी भारत की, आपने ये भी देखा है कि इस तरफ मूव कर रही हैं। आपने देखा हमारी जो हिमालय की वजह से प्लेट है, जो आपकी कार्लसबर्ग रिज है, कार्लसबर्ग रिज हम लोग ने देखा था ना, यहाँ पे कार्लसबर्ग रिज था अफ्रीका से, जिसने अलग करा था भारत को, हमने इससे पहले लेक्चर में देखा था। तो एक कार्लसबर्ग रिज इधर फोर्स कर रही है भारत को, इस तरफ फोर्स कर रही है, इस तरफ, है ना, इस तरफ फोर्स कर रही है हमारी कार्लसबर्ग रिज। और हर्षल रिज की तरफ फोर्स कर रही है ईस्ट की तरफ, एक मूवमेंट नॉर्थ, एक मूवमेंट ईस्ट। तो कुल मिला के भारत किधर मूव कर रहा है? नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो दिल्ली हर्षल रिज से, हरिद्वार हर्षल रिज से हमको ये पता चलता है कि यहां से जब ये चीजें फैलेंगी, जब ये चीजें फैलेंगी तो क्या होगा? तो यहां पर मूवमेंट हमें इस तरफ नजर आएगा। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल, इसके अलावा एक और साक्षी यहीं पर है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे भुज है, भुज से होते हुए नर्मदा ताप्ती के मुहाने से होते हुए आप अगर आएंगे तो यहां पर कोयना पड़ता है, कोयना, कोयना होते हुए कर्नाटक में कुर्देश्वर, कुर्देश्वर। यहां पर ये जो लाइन बनाई मैंने आपको, ये लाइन, ये जो लाइन बनाई है, ये लाइन भी क्या बता रही है? ये लाइन भी बता रही है कि भारत जो है वो उत्तर की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि यहां पर एक्टिविटी हो रही है,
यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है। पहले आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने किताबों में भी शायद पढ़ा होगा, अभी भी किताबों में पढ़ते होंगे आप लोग, कि भारत का जो सबसे दृढ़ भाग है, सबसे स्टेबल पार्ट है जो, ठीक है, वो प्रायद्वीपीय पठार है, ये वाला रीजन है। और इसको पहले हम लोग जब वॉल्केनो पढ़ते थे तो सेस्मिक जोन में हम लोग इसको 1 कैटेगरी में रखते थे, मतलब यहाँ वॉल्केनो आने की संभावना, मतलब सॉरी वॉल्केनो बोल रहा हूँ, अर्थक्वेक आने की संभावना यहाँ पर है ही नहीं। जब सेस्मिक जोन में अर्थक्वेक की स्टडी करते थे तो हम लोग ये समझते थे यहाँ पर अर्थक्वेक आएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब जो रिसर्च आई है तो उसमें पता चला एक और यहाँ पर आपको प्लेट यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर एक और आपका प्लेट का किनारा बन रहा है, ठीक है। और उस प्लेट के किनारे को बोल रहे हैं भुज कोयना कुर्देश्वर नियोटेक्टोनिक, कुर्देश्वर नियोटेक्टोनिक, ठीक है। तो यहां पर भी मूवमेंट हो रहा है और यह मूवमेंट किस तरफ इंगित कर रहा है, उत्तर की तरफ इंगित कर रहा है। और यहां पर भूकंप की जो भूकंप है वो थोड़े बहुत छोटे छोटे झटके भूकंप के यहां पर महसूस किए जाते हैं, ठीक है। रिक्टर स्केल में काफी कम पे रहते हैं, इसलिए इससे इतनी खबर नहीं होती, इतनी तबाही नहीं होती है। लेकिन आने वाले भविष्य में ये वाली जो आपकी रिज है, ये वाली रिज, ठीक है, ये अगर आपकी ऐसी सक्रिय रही तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी आपकी भूकंपीय गतिविधि बढ़ेंगी। तो भारत में आप अगर देखेंगे तो कई सारी आपको नए टेक्टोनिक प्लेट्स नजर आ रहे हैं। पहले भारत कहां था, पहले भारत की अगर आप बात करें पुराने टेक्टोनिक की, तो हम लोग प्लेट केवल ऐसे बनाते हैं भारत की, इस प्रकार से। यहां पे ऑस्ट्रेलिया है, राइट, ये प्लेट के किनारे थे जो हम लोग ने पढ़ा था, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग ने पढ़ा था, ये प्लेट के किनारे थे, ये भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो पढ़े थे। अब हम लोग अगर इंडिया को देखेंगे तो इंडिया में भी आप देखिए कितनी सारी प्लेटें यहां पर बन रही हैं, इंडिया में भी कितनी सारी यहां पर प्लेटें बन गई हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट दिल्ली हरिद्वार हर्षल रिज और आपका भुज कोयना कुर्देश्वर, ये सब बता रहा है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट कर रही है प्लेट। इसके अलावा एक और आपको मैं बताता हूं कि एक और चीज जो है जो वो बताती है कि जो हमारा भारत है वो उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। ये हम लोग कैसे समझते हैं, देखिए आप समझिएगा, यहां पर ऐसे समझिएगा, इलाहाबाद है यहां पर, इलाहाबाद, ठीक है। तो 1970 में जियोलॉजिकल स्टडीज के माध्यम से यहां पर जब इलाहाबाद में हम लोग ने देखा तो जो हमारा पोल है, पोल, ठीक है, तो यहां पर जो एक होता आपका नॉर्मल पोल, ठीक है, और एक होता है मैग्नेटिक पोल। तो नॉर्मल पोल तो हमारा इस प्रकार से उत्तर की तरफ कर रहा था, डायरेक्शन इस तरफ उत्तर की तरफ थी। लेकिन मैग्नेटिक पोल जो था, मैग्नेटिक पोल वो इस प्रकार से, एक तो नॉर्मल पोल था ऐसे, एक आपका नॉर्मल पोल था इस तरफ से, जो हम लोग का नॉर्मल, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल पोल, ठीक है ना, उत्तरी जो ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, तो वो तो नॉर्मल था इस प्रकार से, ये हमारा ज्योग्राफिकल पोल की तरफ इशारा कर रहा था, ठीक है। और एक हमारा जो मैग्नेटिक पोल की तरफ इशारा कर रहा था 1970 में, वो इस प्रकार कर रहा था। मतलब कि एक तो ऐसे लाइन थी, लेकिन मैग्नेटिक पोल आप लोग जानते होंगे, पढ़ा होगा कई बार कि हमारे मैग्नेटिक पोल अलग हैं। तो 1970 में ये इस तरफ ऐसे इंगित कर रहा था, मैग्नेटिक पोल इस तरफ ऐसे, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि यहां पर सोचिए ये है, और ये भारत की प्लेट क्या है, भारत की प्लेट धीरे धीरे इधर बढ़ रही है, भारत प्लेट धीरे धीरे क्या हो रही है, ऐसे बढ़ रही है उत्तर की तरफ। तो उसकी वजह से ये पोर्शन इधर कवर होता गया, ये चिपकता चला गया। और सन 2000 में ये जो मैग्नेटिक पोल है, ये मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जो है, ये सीधा एकदम आ गया, मतलब ज्योग्राफिकल पोल के बराबर आ गया। इसमें 30 मिनट का पहले फर्क हुआ करता था, अब ये पूरा ऐसे हो गया। क्यों? क्योंकि ये भारत का हिस्सा जो है, भारत का हिस्सा इधर मुड़ गया। और भारत का हिस्सा मुड़ने का मतलब समझ रहे हैं आप, कि भारत का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी खिसका, और वो खिसक के ज्योग्राफिकल पोल के बराबर 2000 में हो गया। अब आज की स्थिति में, आज 21 साल बाद आज की स्थिति में क्या हो गया है कि मैग्नेटिक पोल जो है, मैग्नेटिक पोल हमारा इस तरफ है और ज्योग्राफिकल पोल इस तरफ आ गया है, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन से, सेकंड पॉइंट है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन से हमको पता चलता है कि हमारा भाग खिसक रहा है। देखिए होता क्या है ना, भूमि में कोई भी भूमि होता है उसकी मैग्नेटिक, उसमें एक क्या होती है, पृथ्वी के कोई भी चट्टान में उसकी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अगर आपकी भूमि आपकी खिसकेगी तो उसका मैग्नेटिक कंपास जो है क्या होगा, खिसकेगा, राइट। तो पहले मैग्नेटिक कंपास इस तरफ था, लेकिन भूमि इस तरफ खिसकी तो मैग्नेटिक कंपास क्या हुआ, इसके बराबर आ गया, ज्योग्राफिकल पोल के 0 डिग्री पे आ गया। और अब ऐसा हो गया कि ये पूर्व में चला गया। अब मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी है वो कैसी है, वो पूर्व की तरफ दिशा करी। इसका मतलब हम लोग का भारत का भाग जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूवमेंट करता है,
ठीक है, तो ये दो हमारे पॉइंट थे जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए कि नियो टेक्टोनिक कैसे है अपना भारत का। अब हम लोग को भारत में क्या समझना है, देखिए अब हम लोग को भारत में समझना है, यहां पर अब एक चीज समझिए आप लोग भारत में कि भारत में आखिरी चीज, फिर से फाइनल एकदम लेक्चर का आखिरी पॉइंट जो हम लोग को समझना है, लेक्चर का आखिरी पॉइंट वो ये है कि भारत में कितनी इस समय टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो अगर आप इस वक्त देखेंगे, तो भारत में हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, ये वाली जो है आपकी, ठीक है, मुजफ्फराबाद जो पीओके है, पीओके में भी भूकंप आता है। पीओके में भूकंप क्यों आता है? हिमालयन नियोटेक्टोनिक की वजह से। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, दिल्ली हरिद्वार हर्षल रिज, एक आपका ये टेक्टोनिक गतिविधि चल रही है पृथ्वी पे, भारत के समय चल रही है। एक आपका यहां पर ये वाली लाइन हो गई जिसको आप बोल रहे हैं भुज कोयना कुर्देश्वर टेक्टोनिक। ठीक है, एक आपका यहां माउंट एवरेस्ट से लेके इस प्रकार से यहां पर आ रही हैं चीजें, और ये 90 ईस्ट रिज बन जा रहा है। तो ये है आपका 90 ईस्ट रिज, एक गतिविधि ये चल रही है आपकी। यहां पर आप देखेंगे इस तरह से, तो ये अराकान योमा है। अराकान योमा ही की श्रेणी जो है ये अंडमान निकोबार में आती है, और यहीं पर ये मर्ज करते हैं दोनों। और यहां बैरन आइलैंड है आपका, बैरन आइलैंड। ठीक है, ये आपका क्या है? अराकान योमा। अराकान योमा नियोटेक्टोनिक। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। अब इन 5 पॉइंट्स पे आप लोगों को कम से कम जो है 100 शब्द, 150 शब्द लिखने आने चाहिए अपने मेंस आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छी तरीके से यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस, बिहार पीसीएस, किसी भी और अलग स्टेट पीसीएस के लिए, तो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। तो भारत की नियो टेक्टोनिक्स, नई हिमालय वाला खेल खत्म, हिमालय के बाद फिर नई जो नियो टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से देवबंद ऊपर उठ रहा है, वो वाली हिमालय की नियो टेक्टोनिक्स, दिल्ली हरिद्वार हर्षल रिज, भुज, ठीक है, भुज कोयना कुर्देश्वर वाली टेक्टोनिक एक्टिविटी, 90 डिग्री ईस्ट जो आपका है, 90 ईस्ट रिज जिसको बोलते हैं वो, और अराकान योमा नियो टेक्टोनिक। ये आपकी 5 टेक्टोनिक ऐसी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जो आप लोग को मालूम होनी चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर आपका, ये था आज का लेक्चर। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को कुछ अगर डाउट है तो इसमें। सर कोसी रिवर के पास भी कटक बनेगा और प्लेट के बीच में डाइवर्जेंट होगा या फिर मूवमेंट वेस्ट या साइड होगा, उसका अभी क्लैरिटी इतना जियोलॉजिस्ट ने नहीं दी है। अभी दरार बनी है, उसकी कोई क्लैरिटी अभी नहीं है राजू। ठीक है सर, वेस्टर्न घाट ऊपर उठ रहा है, सर वेस्टर्न घाट ऊपर होता है तो द्वारका ऊपर आएगा। बिल्कुल हो सकता है आ जाए, लेकिन आप एक चीज समझिएगा, द्वारका के आने की संभावनाएं कम क्यों है, कम क्यों है? देखिए ऐसे समझिएगा, जब ऐसा हुआ, जब वेस्टर्न घाट आपका नीचे गिरा, ठीक है, तो ऐसे सोचिए प्लेट थी आपकी, ये प्लेट थी, इसमें अगर प्लेट में एक पोर्शन इसका वेस्टर्न साइड वाला पोर्शन, इसको मान लो वेस्टर्न साइड वाला पोर्शन है, ये वेस्टर्न साइड वाला अगर पोर्शन नीचे गिरा, तो ये जब नीचे गिरेगा तो प्लेट भाई कोई तुम्हारी ऐसी तो है नहीं कि बस खिसक के नीचे चली गई, ये प्लेट एक दूसरे से चिपकी होंगी, और ये डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट है, पटल विरूपणी बल, मतलब बहुत धीरे धीरे गतिविधि हुई होंगी। तो वेरी स्लो मूवमेंट की वजह से धीरे धीरे करके ये पोर्शन क्या हुआ होगा, इस प्रकार से वेस्टर्न घाट ऊपर उठ गया, वेस्टर्न घाट क्या हुआ, ऊपर उठ गया, और ये पोर्शन नीचे चला गया। और भारत का कई भाग ऐसे हैं जो नीचे की तरफ चले गए, जिसमें द्वारका भी एक भाग है, द्वारका भी एक भाग है, नीचे चला गया। ठीक है,
ऐसा तभी होगा, द्वारका तभी ऊपर आएगा जब जो हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं उसके नीचे से मैग्मा प्रेशर लगाएगा। तो फिलहाल अभी ये पॉसिबल नहीं है कि द्वारका ऊपर आए, ठीक है, वो अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है। तो आपको अगर क्लास आप लोगों को विक्रम चौरसिया अपलिफ्टमेंट के लिए जियो सिंक्लाइन का होना जरूरी है, तो सर देवबंद के नियर सिंक्लाइन का फॉर्मेशन होना चाहिए, तो क्या वहां जियो सिंक्लाइन प्रेजेंट है? देखिए, अपलिफ्टमेंट के लिए जियो सिंक्लाइन का होना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। जियो सिंक्लाइन के वजह से भी अपलिफ्टमेंट होता है, केवल जियो सिंक्लाइन की वजह से अपलिफ्टमेंट नहीं होता है। समझ रहे हैं बात? क्योंकि जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वहां पर कोई जरूरी नहीं कि जियो सिंक्लाइन हो, तभी प्लेटें टकराएंगी और एक पोर्शन जो हल्का वाला होगा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लीज आप लोग, मैं फिर से बोलूंगा, मैं जियोमॉर्फोलॉजी के लेक्चर आप लोग प्लीज देख लें, चैनल पे मेरे प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है। देखिए, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, एक चीज मैं और बता दूं आपको, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बेसिकली क्या है, रिलेटेड होता है। जैसे मैं क्लाइमेटोलॉजी मैंने पढ़ाई, तो क्लाइमेटोलॉजी एक सीक्वेंस में है, आप कोई भी चीज अगर छोड़ देंगे ना तो पीछे एक चीज नहीं समझ में आएगी। और इंडियन ज्योग्राफी क्यों बाद में पढ़ाई? इंडियन ज्योग्राफी तो भाई भारत की है, हम पहले भी पढ़ा सकते थे, इसको बाद में क्यों पढ़ा? इससे पहले हमने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाई, उसका रीजन ये था कि भाई आप पहले समझ लो कि पूरे विश्व में कौन कौन सी गतिविधियां हुई हैं, जिसमें से एक भारत भी था। तो प्लेट टेक्टोनिक की एक्टिविटीज हुई, उसमें क्या क्या चीजें हुई वो आप समझ लो, उसके बाद भारत पे जम लगाओ। तो एक पढ़ने का तरीका जो आइडियल तरीका होता है वो यही होता है। क्या होता है कि आप पहले फिजिकल ज्योग्राफी को कवर करें और फिर इंडियन ज्योग्राफी में आए, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी क्या है, इंडिया की पूरी फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ते हो, वही इंडिया में अप्लाई कर देते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि पहले फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी सही से प्रिपेयर होनी चाहिए, फिर आप इंडियन ज्योग्राफी में कूदें, ठीक। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो यहाँ चैट में नहीं, इसके बाद कमेंट करके बताइए कि लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।